नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव। आज हम दलित साहित्यकार और स्त्रीवादी साहित्यकार, लोकप्रिय साहित्यकार कहेंगे हम, सुशीला टागबोरे जी, उनसे आज बातचीत करेंगे। सुशीला टागबोरे जी कविता, कहानी, एकांकी, आत्मकथा, विभिन्न प्रकार की वो समीक्षा भी लिखती है। तो ऐसे सुशीला टागबोरे जी, जिनका पाठ्यक्रम, इनकी लोकप्रियता इतनी है कि इनके पाठ्यक्रम को विभिन्न विश्वविद्यालयों में रखा गया है। स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहानी है जरा समझो, जान की जान गई, एकांकी रखी गई है। लगातार उनका लेखन कार्य बढ़ते जा रहा है। आज एक बहुत अच्छा मौका मिला, देगलूर महाविद्यालय में संगोष्ठी के अवसर पर उनसे आज हमने समय मांगा, उन्होंने हमें समय दिया है बातचीत करने का। तो हम कुछ हल्के फुल्के और सामान्य प्रश्न उनसे पूछेंगे ताकि हमारे जो पाठक है, श्रोता है, उन सब के ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी। आइए हम सुशीला टागबोरे जी से रूबरू होते हैं। नमस्कार सुशीला टागबोरे जी, आपका स्वागत है। सुशीला टागबोरे जी, आपके सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपके लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं अपने लेखन के विषय में बताऊं, इसके पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं पहले मध्य प्रदेश में थी। जी। और वहाँ का माहौल तो बहुत ही पिछड़ा रहा, बहुत गरीबी की स्थिति में बचपन बीता। और उसके बाद विवाह के बाद जब मैं नागपुर आई, यहाँ साहित्यिक वातावरण मिला, तो वो जो बचपन से ही मुझे लिखने की प्रेरणा थी। मैं कुछ कविताएं लिखती थी। जब मैं मैट्रिक में थी मैंने कहानी लिखी थी, और तो वही तक था कि किसी को नहीं बताना, चुपचाप लिखना, अपने पास रखना। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मुझे प्रेरणा मिली, लोगों को मैंने बताना शुरू किया और लिखने में तेजी आई। वो पहली रचना कोई याद है आपको? क्या शीर्षक थी? कविता, कहानी? कविताएं तो सर हमको हिंदी का क्लास में पढ़ाते थे, बस वही मन में वैसे ही विचार आते थे और मैं लिखने लगती थी। लेकिन कहानी के विषय में बता सकती हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब मैंने एक कहानी लिखी थी, व्रत और व्रती। क्या बात है, इतनी कम उम्र में 8वीं कक्षा में इस तो प्रकार की कहानी! क्या बताया मैडम फिर से एक बार? व्रत और व्रती। वो कारण ऐसा है, इसका क्या होता है? मेरा छोटा भाई मोहन जन्माष्टमी का व्रत रखा था, और भूख के कारण उसकी जो बेचैनी थी उसको देखकर मेरे मन में बड़ी हंसी आ रही थी। उस समय मैं 14 साल की थी, मेरा छोटा भाई 12 साल का था। कि उपवास रखना चाहिए, एक अनुकरण कि बड़े लोग रखते हैं तो बच्चे भी रखें। तो उसकी बेचैनी से मेरे मन में बड़ा ये था, एक व्यंग कि धर्मांधता के नाम पर हम किस तरह अनुकरण करते हैं, जबकि सहन नहीं कर पाते तकलीफ इस तरह भूखे रहने की। तो उसकी बेचैनी से वह विचार आए, भाव आए, शब्द आए, और वह कहानी ज्यों की त्यों अभी मेरे कहानी संग्रह टूटता वहम में संकलित है। क्या बात! तो व्रत और व्रती यानी व्रत रखने वाला बच्चा, और व्रत यानी इस तरह का भूखे रह के भगवान की उपासना करना, और व्रती यानी वह नासमझ बच्चा जो जानता नहीं है भूख की पीड़ा कैसी है और उसको सहन नहीं कर पाता है। आपको तो कोई साहित्यिक परंपरा मिली थी या आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया? हमारे यहाँ तो साहित्य क्या, शिक्षा की भी परंपरा नहीं थी। मेरे पिताजी 2री-3री कक्षा पढ़े थे, माँ तो कभी विद्यालय गई ही नहीं। शिक्षा से वंचित रहा हमारा परिवार, क्योंकि वो जाति भेद और वो इस तरह की छुआछूत गांव में थी कि हमारे तो घर ही गांव के बाहर थे, और पुरानी पीढ़ी तो स्कूल नहीं जा सकी। मेरे भाई जाते थे, मोहन, बड़ा भाई कल्लू भैया, शंकर भैया, उनको मैट्रिक के बाद आगे नहीं बढ़ने दिया। किसी भी तरह रैगिंग के इसमें परेशान करके उनकी पढ़ाई को खंडित किया गया। मैं पढ़ सकी क्योंकि मैं चुप रहती थी, सहन करती थी, और इस तरह मेरी पढ़ाई चलती रही। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो वंशानुगत कुछ मिला नहीं है, और सभी लोग बस एक विचार तो सबके पास होते हैं। मेरे दादाजी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते थे और हम बच्चे बचपन में उनकी कहानियाँ सुनते थे। मेरी नानी साथ में रहती थी, वो भी बड़ी शेर, कौवे, कछुए ऐसे जानवरों के नाम पर हितोपदेश जैसी कहानियाँ सुनाती थी। तो इसको हम परंपरा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दादा और नानी का साहित्यिक परंपरा का प्रभाव पड़ा। शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनका जो बोलने का ढंग और वो कहानी याद रखी जानी और उसकी शिक्षा
कि वे इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो ये हमें तो नानी वो और पहली पिताजी से- कहानी थी व्रत और व्रती, वहां से आपकी 8वीं शुरुआत थी। कक्षा से। महज 14 साल की उम्र में 8वीं कक्षा में। जी। आगे बढ़ते हैं हम, उसके आगे मतलब पत्रिका सबसे पहली कहानी या फिर कविता 10वीं कक्षा में थी, मैं पत्रिका में छपी। मैट्रिक में थी, तो नई दुनिया पेपर में एक एक विज्ञापन छपा था कि शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण यानी अछूत समाज की कन्या से विवाह करना चाहते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम सेठी जी था, वे भोपाल के व्यक्ति थे। तो उस समय बड़े गांव में हलचल मची थी कि मैं मैट्रिक में थी और गांव के लोग मेरी माँ को कहते थे कि आपकी बेटी मैट्रिक में है और आप इसका नाम पता भेज दीजिए तो आपकी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे। तो इस बात से मुझे भी बड़ी बेचैनी हुई कि जो लोग हमसे छुआछूत मानते हैं, क्या वे हमें बहू बनाकर अपने घर में रखेंगे, अपने परिवार के साथ रखेंगे। तो उस समय मुझे पुरानी सब बातें याद आई थी। और मैट्रिक के समय जो सिलिया कहानी लिखी थी, बस थोड़े से परिष्कार के बाद अभी भी वो ज्यों के त्यों हैं, उसको थोड़ा सा वो कहीं परिष्कृत किया। प्रकाशित हुई है शिलिया? हाँ, तो वो कहानी मैंने सन 70-71 के बीच लिखी थी। हाँ। और उसमें वो 5वीं 6वीं की वो भेदभाव की सारी बातें जो अभी पाठ्यक्रम में लगी है कई जगह। और शिलिया पाठ्यक्रम में लगी? हाँ, शिलिया सड़क का अच्छा अच्छा, शीला से सिलिया। शिलिया, हाँ। मेरा नाम सुशीला है। बचपन में घर में मुझे शीला कहते थे। हाँ। और नानी और माँ मुझे सिलिया नाम से। अच्छा, वो आपको नानी शीलिया नाम से पुकारा करती थी, उसी आधार पर कहानी का शीर्षक रखा शिलिया। नाम भी सिलिया रखा। क्या बात है। 10वीं कक्षा में वो 5वीं 6वीं में जाति भेद का सामना करती रही और मैट्रिक में थी तब उच्च जाति के व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में एक दलित लड़की से विवाह करना चाहते हैं। और ये सब पुरानी बातों ने मुझे बहुत विचलित किया और उसके फलस्वरूप मैंने इस कहानी को लिखा। तो ये कहानी सन 1993 में रमणिका गुप्ता जी की पत्रिका है युद्धरताम आदमी, उसमें सबसे पहले छपी थी। और प्रकाशित होने के बाद जो प्रतिक्रिया मिली मुझे, कईयों के पत्र आए, फोन आए कि आपकी कहानी अच्छी है, तो मुझे काफी प्रेरणा मिली। ये पहली कहानी थी जो युद्धरत आम आदमी में छपी थी, प्रकाशित। और क्या था ईस्वी सन 1993 में पहली कहानी छपी थी। 93-94 में कहानी विशेषांक आया था, शायद 94 या 93 का है ये अंक। तो वहीं से आप सबकी नजरों में आए कहानीकार। इसके पहले जैसे मैं बीएड कर रही थी, जब मैंने बीए किया था और शादी के बाद नागपुर आ गई, तो यहाँ आने के बाद मैंने बीएड किया था। तो वे लिखती तो मैं बचपन से थी, अब यहाँ ससुराल में रह रही हूँ, एक अलग वातावरण, थोड़ा भावनात्मक विचारात्मक। तो मैं जब बीएड कर रही थी, मैंने एक कविता लिखी थी मृग तृष्णा, और उसी समय लिखी थी। और वह कहानी मैंने बीएड कॉलेज की स्मारिका पत्रिका में छपने के लिए दी थी। और मृग तृष्णा कविता थी या कहानी? कविता, एक छोटी कविता थी। अच्छा। वो कविता मैंने पत्रिका में छपने के लिए दी और वो छप गई। अच्छी कविता थी। तो कई लोगों ने मुझे पूछा ये कविता क्या तुम्हारी है, तुम कविता लिखती हो, कि किसी और की कविता तुमने अपने नाम से छपवा ली? तो मुझे बड़ा हैरत होती थी, क्या कविताएं भी किसी दूसरे की कविताएं अपने नाम से छपवाते हैं? यानी इस तरह का मेरे मन में अजीब समय। ये मृग तृष्णा जो थी वो उसमें क्या था? स्त्रीवाद था? क्या अनुभव था? कि उसकी कुछ लाइनें इस तरह हैं कि सजल प्यासी निगाहें, सजल आंखों में आंसू है, सजल प्यासी निगाहें ढूंढती हैं न जाने किस ठोर को, मृग तृष्णा से त्रसित उद्वेलित मन तलाशता है वह ठोर जहाँ कुछ मन को सांत्वना मिले। इस तरह की कविता। यानी माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में रहना और वो लोगों के बीच में एक परायेपन का सामना करना, सास ननद का कटु व्यवहार, तो उससे मेरा मन बड़ा दुखी था। इसी भाव से मैंने। आपकी शुरुआत ही स्त्रीवादी कविता से हुई है? नहीं, मैं तो पहले से लिखती थी, 5वीं 6वीं में थी और तो लिखती थी मैं, और मैट्रिक में थी तब तक तो अच्छा काफ़ी लिखना शुरू हो गया था। मेरे स्वाति बूंद और खारे मोती इस काव्य संग्रह की अधिकांश कविताएं मैंने मैट्रिक और बीए के बीच में लिखी है। अच्छा। जो काव्य संग्रह स्वाति बूंद और खारे मोती, इसमें मैंने संकलित किया है। तो इस तरह मेरा लेखन शुरू हुआ और नागपुर आने के बाद उसको एक अच्छा वातावरण मिला
यहाँ आने के बाद साहित्यिक कार्यक्रमों में जाती थी, कभी अपनी कविताएं सुनाना, कभी विचार गोष्ठी, इस तरह के वातावरण मिलने से मेरा लेखन और बढ़ गया था। लगभग आपकी कविता कितनी होगी? 200, 300, 400? अभी तक मेरे 5 कविता संग्रह छपे हैं। उसमें कितनी हो गई कुल जैसे मिलाकर? पहला कविता संग्रह जो छपा था उसमें 61 कविताएं थी, अच्छा। स्वाति बूंद और खारे मोती। इसके बाद जो यह तुम भी जानो, उसमें करीब 25 कविताएं। फिर तुमने उसे कब पहचाना, उसमें भी 50-60 कविताएं थी। यानी टोटल मिला के 300-400 कविताएं हैं। लगभग 400 कविताएं जो लिखी आपने, और संकलित जो हो गई 5 हैं। कविता संकलन में छपी है। हाँ, 5 कविता संकलन में, उन सबका समग्र एक आ गया है काव्य रंग। काव्य रंग नाम काव्य से रंग सारी नाम से- कविताएं काव्य रंग नामक हाँ, संकलन सुशीला में पढ़ सकते हैं। टागोरे की संपूर्ण कविताएं 2022 तक। ये कौन से पब्लिकेशन से ये है? प्रलेख प्रकाशन बॉम्बे। मुंबई से। अच्छा। हाँ, जितेंद्र पात्रो इसके संपादक प्रकाशक हैं, हाँ हाँ। जितेंद्र पात्रो। और पब्लिकेशन का नाम है प्रलेख प्रकाशन। अभी इन्होंने मेरी आत्मकथा शिकंजे के दर्द का पेपरवेक संस्करण छाप दिया है। अच्छा। और उन्होंने मेरी संपूर्ण कहानियां, जो 4 कहानी संग्रह हैं, हाँ। उनका एक संग्रह बना दिया है, कथा रंग। इसमें कुल कितनी संख्या कहानी होगी? 39 कहानियां 39 कहानियों का हाँ, कुछ संकलन है, कहानियां दे कथा नहीं रंग पाई। नाम से। कथा ये भी वहीं से पात्रो जी के हाँ, पास से छपी है। पत्रो जी ने मेरी किताबों को इकट्ठा छाप दिए। हाँ। मेरे 3 उपन्यास प्रकाशित हैं, तो तीनों उपन्यास को एक किताब में नाम दिया है उपन्यास त्रयी। 3 अच्छा। 3 उपन्यासों का संकलन। और उपन्यासों के क्या क्या शीर्षक है, नाम क्या हाँ, है? पहला उपन्यास जो मैंने 2013 में लिखा था उसका नाम है नीला आकाश। हाँ। इस उपन्यास की विषय वस्तु है कि दलितों में भी जो जाति भेद माना जाता है, हाँ। मांग, वाल्मीकि, महार, ये सब दलित जातियां हैं ऐसी, लेकिन ये भी आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानती हैं। वाल्मीकि जाति को सबसे नीचा माना जाता है। तो इसमें किस तरह भेदभाव है, ये भेदभाव मिटाया जाए और अंतरजातीय विवाह के द्वारा हमारे बीच में सामाजिक एकता आए, इस उद्देश्य से मैंने ये उपन्यास लिखा है नीला आकाश। ये 100 पेज का है, 108 पेज, 120 पेज अच्छा। के अंदर, और काफी सराहना मिली है और कई जगह पाठ्यक्रम में लगा है। जैसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा, इसके MA के पाठ्यक्रम में लगा है। नीला आकाश ये कन्नूर महाविद्यालय केरल, वहाँ पर भी इसको लिया गया है। और भी कई जगह इसको पाठ्यक्रम में बेंगलोर के कॉलेज है, वहाँ पर भी इसको पाठ्यक्रम में लिया गया। और भी जगह, कई जगह तो मुझे पता भी नहीं है, पाठ्यक्रम में लग जाता है। क्या बात है। इसी तरह सिलिया कहानी भी कई जगह, जैसे कि कर्नाटक बोर्ड में सिलिया कहानी लगी है। अच्छा। और जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पर भी ये पाठ्यक्रम में है। और महाराष्ट्र के जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी में, हाँ। लोक भारती किताब में, यानी 10वीं बोर्ड में इसको रखा गया है। अच्छा। सिलिया कहानी को एक छोटी सरल सहज कहानी है, एक स्त्री चेतना की कहानी है, और शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाती है, इस बात को सिद्ध करने वाली कहानी। कुल कितनी विधाओं में लेखन कार्य जी, किया है जी आपने? हाँ, मेरा लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य किया है, और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो तो लेखन हमारे अंदर से स्वतः प्रवाह के रूप में आता है। सबसे पहले तो मैंने कविताएं ही लिखी, फिर छोटी छोटी कहानियां लिखती थी, फिर उन कहानियों को सुधारित रूप देकर एक कहानी संग्रह बना, अनुभूति के घेरे, जिसमें पूरी तरह स्त्रीवादी कहानियां हैं। सहज सरल एक स्त्री के मन का जो अपनी वेदना है, या स्त्री को पीछे रखे जाने की जो बात है, तो मैंने विशेष रूप से स्त्री को प्राथमिकता देते हुए उसे स्त्री पुरुष समानता के साथ सामने लाया है। तो एक कहानी संग्रह है अनुभूति के घेरे, दूसरा कहानी संग्रह है टूटता वहम, तीसरा कहानी संग्रह है संघर्ष, और चौथा कहानी संग्रह है जरा समझो। हाँ, जरा तो जरा समझो कहानी वो तो पाठ्यक्रम में संग्रह हमारे की पास। एक कहानी आपके यहाँ पाठ्यक्रम में है, जरा समझो। बड़ी सुंदर बड़ी कहानी सुंदर है। कहानी। जय श्री राम से शुरू होती है और जय भीम जय भीम तक के पहुंचती नारे पे खत्म होती है। तो मेरी विधाओं में कविता, कहानी है, नाटक है, एकांकी, समर्पित जीवन पिछले वर्ष तक आपके पाठ्यक्रम में एकांकी थी। और मेरे 4 नाटक हैं संकलित रंग और व्यंग नाटक संग्रह में, जिसमें जीवन के रंग, चश्मा,
व्हील चेयर और रंग और व्यंग, ये चार नाटक है। चार नाटक हैं। और नंगा सत्य एक अलग से नाटक की किताब है। अच्छा। नंगा सत्य ये सभी नाटक दलित विमर्श से जुड़ा हुआ या दलित और स्त्री विमर्श दोनों से? दोनों ही बातें आ जाती हैं, क्योंकि नंगा सत्य में नीलिमा के नाम से स्त्री विमर्श भी आया है कि किस तरह स्त्रियां बलात्कार की शिकार हो जाती हैं, किस तरह स्त्रियां एक बंधे हुए परिपाटी पर चलती हैं। लेकिन हमारी पात्र इन सब से आगे बढ़कर क्रांतिकारी काम करती है, समाज में आंदोलन का काम करती है। वह अनमेरिड रहती है, एक बच्चा गोद लेती है और उसी को अपनी बेटी मान के समाज का काम करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये नाटक एकांकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द, ये मैंने 2011 में प्रकाशित किया है। और इसके साथ उपन्यास आ गए हैं 3 उपन्यास, नीला आकाश, तुम्हें बदलना ही होगा, और तीसरा उपन्यास है वह लड़की जी। अभी मेरे 3 उपन्यास अधूरे हैं, जल्दी ही वे पूरे हो जाएंगे, तो फिर से एक उपन्यास त्रयी तैयार हो जाएगी। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। जी हाँ। आलोचना भी लिखी है, पत्र लेखन पर भी मेरा काम है, क्योंकि गोवा की जेल में जो सुधीर शर्मा कैदी नंबर 307 हाँ वहाँ थे, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है वो, दिल्ली के रहने वाले हैं, शर्मा थे। हाँ। और ब्राउन शुगर उनकी जेब में थी, तो वो पकड़े गए कि 28 ग्राम रखना तो गुनाह है, कि आप धंधा करते हो, बेचते हो, तो उसको 12.5 साल की सजा हुई थी। तो उसकी सजा के अंतिम 2-2.5 साल पहले मेरा उससे वार्तालाप हुआ। उन्होंने हंस पत्रिका में मेरी कहानी पढ़ी थी, वह नज़र, और उसकी बड़ी अच्छी समीक्षा लिखी। लेकिन वो कैदी है, गुनहगार है, उससे कैसे पत्र लिखें, कैसे बात करें। लेकिन जब उसके 2-3 पत्र आ गए, तब मैंने भी उसे पत्र लिखा, और उसके पत्र और मेरे पत्र ये संकलित होकर एक पत्र लेखन संग्रह बन गया। और वह बड़ी अच्छी किताब है, वाणी प्रकाशन से छपी है, और वाणी वालों ने कहा है कि ये किताब बहुत बिकती है। क्या बात? शिकंजे का दर्द आत्मकथा हर प्रांत में गई है, पूरे देश में वो तो हाथों हाथ बिक जाती है। हाँ। और अभी ये भी, और वह लड़की जो उपन्यास है, जो स्त्री के जीवन की जो व्यथा है कि घर में भी स्त्री पीड़ित होती है, तो घरेलू हिंसा को केंद्रित करके वह लड़की उपन्यास लिखा गया है। ये भी बहुत चर्चित है और स्त्री विमर्श के रूप में पढ़ाई जाती है, रखा गया है। जी जी। आज का आप दलित साहित्य में लिखते हैं, स्त्रीवादी साहित्य लिखते हैं। हाँ। तो आज का दलित साहित्य और स्त्रीवादी साहित्य किस ओर जा रहा है और किस ओर जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, दलित साहित्य जो जिसमें दलितों की पीड़ा है, और ज्यादा करके पुरुष साहित्यकारों ने ही लिखा है। स्त्री साहित्यकारों ने भी दलित साहित्य लिखा है, लेकिन स्त्री के लेखन में दलित पीड़ा के साथ स्त्री वेदना भी आती है। तो ये जाने की दिशा तो सही है, देखने का नजरिया अलग हो जाता है। अक्सर स्त्री लेखन को सीमित दृष्टि से देखा जाता है कि इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये ज़्यादा दूर तक सोच नहीं सकते, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, नौकरी, यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं मूवमेंट से जुड़ी हैं, आंदोलन से जुड़ी हैं, उनका नज़रिया बड़ा होता है और उनकी लेखन की दृष्टि भी बड़ी होती है। और मैं चूँकि महाराष्ट्र में रही हूँ, इसलिए यहाँ के मेरे अपने अनुभव हैं, तो मेरी देखने की दृष्टि भी बड़ी है, और इस तरह मैंने अपना लेखन ज़्यादा मात्रा में लिख सकी। और आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, यह भी मैंने कई किताबें लिखी हैं। तो इस तरह मेरी करीब 27-28 किताबें प्रकाशित हो गई हैं और 5-6 किताबें प्रकाशनाधीन हैं। कुल किताबों की संख्या कितनी होगी आपकी? 25-26 तो छप चुकी है। अच्छा। 26 किताबें। उसमें कुछ मेरी किताबों का संपादन किसी दूसरे ने भी किया है, और उसके बाद कुछ जो आने वाली हैं 5-6 किताबें प्रकाशित हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हम आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। हाँ। हम सुशीला टागोर जी से बात कर रहे हैं। आगे हम दूसरा और एक भाग लेके आएंगे, उस समय उनसे बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।